दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारत में अब तक की सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से वाराणसी महज 8 घंटे में पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव कार और 14 चेयर कार समेत 16 कोच होंगे। इस ट्रेन की खासियत यह है कि जब ट्रेन रुकेगी तो इसकी सीढ़ियां अपने आप बाहर की तरफ निकलेंगी और इस ट्रेन में एंटरटेनमेंट की सुविधा भी दी गई है। तो आप सबको आज बुलाने का हेतु यही था कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सेवा में लगेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की शान बनेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्ण रूप से भारत में बनाई गई, डिजाइन की गई, हमारे भारत के इंजीनियरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हमारे भारत के रेल कर्मचारियों ने इसको इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया और ये वंदनीय उपलब्धता को हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से दिल्ली से बनारस तक चलाएंगे। चंदन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर जो खामियां गिनाई जा रही है रेल मंत्रालय की ओर से, क्या और इसकी खास बात जो यात्रियों को पहली बार देखने मिलेगी? देखिए, सबसे पहले ये मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई ट्रेन है और इसकी स्पीड जो होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि अपने आप में खास है। पूरी तरह से मॉडर्न डिजाइन है, इसका एरोडायनेमिक लुक है जो कि यूरोपियन ट्रेन्स में देखने को मिलती है। शताब्दी टाइप की चेयर कार इसमें होगी, लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें यही है कि 8 घंटे में दिल्ली से बनारस तक ये ट्रेन जाएगी। इस ट्रेन में जो खामियां थी वो इसके इलेक्ट्रिक सर्किट को लेकर थी, लेकिन उसे सुधार लिया गया है और CCRS यानी कि चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इसको ओके कर दिया है। अब रेल मंत्रालय को इसका शेड्यूल तैयार करना है कि किस दिन से ये ट्रेन दिल्ली से बनारस के बीच चल सकती है, कौन सा समय इसके लिए सबसे अच्छा होगा। माना जा रहा है कि सुबह के वक्त करीब 6 बजे के आसपास ये दिल्ली से निकलेगी और दोपहर 2-2:30 बजे बनारस पहुंचेगी। फिर वहां से आधे घंटे के गैप में वापस दिल्ली आएगी, जो कि 10:30 बजे रात दिल्ली पहुंचेगी। शुक्रिया चंदन। तो रेल मंत्रालय की ओर से खुद रेल मंत्री ने इसकी खूबियां गिनाई है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह घोषणा बाकी है कि किस दिन से यह चलनी शुरू भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कुंभ पहुंचे। प्रयागराज में अखिलेश साधुओं से भी मिले और उन्होंने यूपी कैबिनेट की कुंभ में होने वाली बैठक पर निशाना भी साधा। अगर किसी के अंदर अहंकार है तो त्याग देता है अहंकार। अगर कोई हमें कमी है तो हम भी आज उस कमी को त्यागेंगे। यहाँ पर तो त्याग भी है, दान का स्थान भी है। हम तो चाहेंगे कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को ये जो किला बना हुआ ये दान दे दे, क्योंकि बट ब्रश देखने का मौका मिले। गंगा जमुना तो हमें दिखाई देती हैं, सरस्वती नहीं दिखाई देती हैं, वो कैद हैं किले में। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे ढूंढेंगे। उन्होंने ढूंढने का वादा किया था, अब शायद मिल जाए नदी तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो कम से कम केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को एक दान बढ़ा दे ये। वहीं बिहार की राजधानी पटना में 3 मार्च को एनडीए की रैली होनी। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया है, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एलजेपी नेता रामविलास पासवान भी इस रैली में शामिल होंगे। रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रैली में शामिल हो रहे हैं। 3 मार्च को गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली होगी, विशाल रैली होगी। संभवतः इस 40 वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी बिहार में। और उसमें हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय श्री रामविलास पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के और बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनसे हम लोगों ने तीनों दल के लोगों ने आग्रह किया है उस रैली में आप निश्चित रूप से आएँ और रैली को सफल बनावें। उससे माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी की सहमति ही मिल चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सहमति मिल जाएगी। निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा
और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अमित शाह जी का सवाल है, तो निश्चित रूप से वो भी आएंगे इस रैली में। और देश में जितने भी एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, सभी लोग इस रैली में आएंगे। सभी लोगों को हम लोगों ने इस मंच से निमंत्रण दिया है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि नेताओं की कमी की वजह से चॉकलेटी चेहरों के भरोसे चुनाव में उतरना चाहती है कांग्रेस। विजयवर्गीय ने तंज कसा कि कांग्रेस करीना कपूर और सलमान खान की तरह से चॉकलेटी चेहरों के भरोसे ही चुनाव लड़ने की सोच रही है। उन्होंने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस के पास मजबूत नेता नहीं है, इसीलिए वो खूबसूरत चेहरे की मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। आज लड़े करीना कपूर, इंदौर से सलमान खान, ऐसी मांग चल रही है कांग्रेस में। इंदौर की सीट बड़ी प्रतिष्ठित सीट है बीजेपी की, 89 से लगातार हमारे पास है। तो क्या लगता है ये जो उत्साह है कि सितारे यहाँ से लड़ने, कैसा देखते हैं आप? इससे उनके आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि उनके पास लीडर नहीं है। वह चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। तो ये उनके अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है कि वो इस प्रकार की बात करते हैं। विजयवर्गीय क्या कहते हैं उसकी हमको परवाह नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस में आज से नहीं है, 15 साल से है। हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो स्टार प्रचारक के रूप में भी होती हैं। रायबरेली अमेठी का काम कब से देख रहे हैं और अब इनकी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आती है। तो इसकी बौखलाहट है और उसका नतीजा नहीं, और कोई तरीका नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय को थोड़ा सा भाषा में परहेज रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी निर्णय होता है किसको वो सक्रिय राजनीति में लाएं। अब इस आधार पर किसी पर व्यक्तिगत कमेंट करना या टिप्पणी करना, चॉकलेटी या नहीं चॉकलेटी, मैं नहीं समझता कि ये शोभा देता है सार्वजनिक संवाद को। वो कहाँ से लड़ाएं, मगर वो जहाँ से भी लड़ेंगी पराजय उनकी निश्चित है और वो भारतीय जनता पार्टी ही उनको हराएगी, ये भी निश्चित है। तो इसलिए हमें कोई डर नहीं, वो कहाँ से लड़ना चाहती हैं। प्रियंका जी कहीं से भी लड़ सकती हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है उससे मायूस हो गई है कांग्रेस। अब कोई नया आ जाता है और इनके यहाँ परिवार के अलावा आगे कोई बढ़ता नहीं है, परिवार ही इस तक सीमित है। तो परिवार का जो आज के युग में जो आखिरी उनका मोहरा तो उन्होंने चल रखा है। चॉकलेटी चेहरे वाले बयान को कांग्रेस ने जब प्रियंका गांधी से जोड़कर देखा तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। मैंने दिया ही नहीं बयान, पता नहीं पीटीआई ने किस प्रकार से इसको जारी किया। रात को मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने खेद भी प्रकट किया और उस न्यूज़ को बदला भी। लेकिन उधर बिहार के पर्यटन मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने प्रियंका गांधी को बच्ची बताते हुए तंज कसा कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ना है तो सोनिया गांधी को सामने आना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि सोनिया और राहुल की जमानत पर बाहर होने की वजह से अब प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है। मैडम प्रियंका गांधी भी से अच्छा होगा मैडम सोनिया गांधी आके आजमाइश कर ले, जो बराबरी उम्र में भी है। ये तो बच्चा है, इससे क्या लड़ाई। एक बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से ही लगे उत्तर प्रदेश के नोएडा के डीएम ब्रजेश नारायण सिंह ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बाद खुद के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पिछले साल दिसंबर महीने में तत्कालीन एसएसपी को खत लिखकर डीएम ब्रजेश नारायण सिंह ने अपनी सुरक्षा में सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी के तैनात होने का दावा किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। दरअसल डीएम ने माफियाओं से जान का खतरा बताया है और ऐसे में मांग की है कि उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, डीएम ने यह आशंका जाहिर की है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। बाकायदा आधिकारिक तौर पर एसएसपी को इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा। नोएडा के डीएम ने 31 दिसंबर 2018 को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसएसपी को एक पत्र भी लिखा और इसके जरिए कई बिल्डर और भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र भी किया, जिससे उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने खत लिखा
जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दादरी तहसील के शाहबेरी में इमारत गिरने के बाद 19 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें से कुछ संस्थाओं और लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज है। यमुना और हिंडन नदी को डूब इलाके में अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ उनकी कार्रवाई हुई और इस पर कार्रवाई के बाद खनन और भूमाफिया नाराज हो गए हैं और इसी के बाद उनकी सुरक्षा पर अब विचार किया जाना चाहिए। डीएम ने खत में अपने लिए सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी के तैनात होने का दावा करते हुए सुरक्षा और बढ़ाने की मांग की। इससे पहले 2 बार बातचीत करने का भी जिक्र उन्होंने अपने पत्र में किया है। और वहीं सबसे खास बात यह है कि बीती रात बिहार के सहरसा में गांधी मीर टोला में भीषण आग लग गई। आग लकड़ी के मिल में लगी है। मिल के मालिक का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यह आग लगाई है, जिसकी वजह से करीब 10 लाख रुपए के नुकसान की भी आशंका जाहिर की गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना में आरजेडी दफ्तर में ताला लगा देखकर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप भड़क गए। तेज प्रताप हमेशा की तरह जनता दरबार लगाने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचे, लेकिन दफ्तर में उन्हें ताला बंद मिला और उनकी गाड़ी करीब आधे घंटे तक दफ्तर के बाहर ही खड़ी रही। और इसके बाद गुस्साए तेज प्रताप ने पार्टी के पदाधिकारियों को फोन किया, तब जाकर कहीं दफ्तर का पिछला दरवाजा खोला गया और तेज प्रताप दफ्तर के अंदर पहुंच पाए। तेज प्रताप ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को जिम्मेदार ठहराया और तेजस्वी यादव से इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की भी मांग की। वहीं घटना के बाद पार्टी के भीतर भी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। ये बहुत दुखद हमको लग रहा है ऐसे अपने पार्टी कार्यालय में कि इस तरीके से काम हो रहा है कि आज के दिन भी बंद किया गया है, जबकि सारे पार्टी दफ्तर खुले हुए हैं। पार्टी दफ्तर में आपको खोल कर रखना है, जबकि पूरा आप देख लीजिए कहीं भी जिन लोगों का भी पार्टी है सबका अपना पार्टी दफ्तर खुला रहता है। अपना क्यों पार्टी दफ्तर बंद रहेगा? गरीब गुरबा आते हैं, लोग मिलते हैं या नेता से मिलते हैं। इस तरीके का जो काम हुआ, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। उधर खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक जंगली हाथी को पकड़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि हाथियों की वजह से फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने इसकी शिकायत वन विभाग से की और इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथी को इंजेक्शन दिया और उसे बेहोश किया और फिर रस्सियों से बांध दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने 2 पालतू हाथियों की भी मदद ली, जिसके बाद हाथी को मशीनों की मदद से ट्रक पर चढ़ाया गया, जहां से उसे एलिफेंट कैंप भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने धोखा दिया है और मजबूरी में आखिरकार उन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करना पड़ा। साथ ही साथ शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर कहा है कि जो पिता का नहीं हुआ आखिर उसका भरोसा कैसे करें। कोई भरोसा है क्या? इतना झूठ बोलने में माहिर है और धोखा दिया है, धोखेबाजी। अच्छा, किसको धोखा दिया? और जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बताइए, उन्होंने भी धोखा दिया। कहीं सियासी गर्माहट तो कहीं बर्फबारी के बाद शीतलहर। जम्मू कश्मीर से भी ऐसी खबरें आ रही है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से एक बड़ी खबर सीज फायर का उल्लंघन किया है और पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हुई है, हालांकि भारतीय सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से इसी तरह सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और एक बार फिर नौशेरा सेक्टर में भी यही हरकत पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल की ओर से भी करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है।
लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी लगातार रुक रुक कर पाकिस्तान कई और इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करता रहा। यहां तक कि भारत के रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया गया और गोलाबारी की गई है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल भी अब पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, क्या ताजा खबरें हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है नौशेरा इलाके में पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर वायलेशन का किया गया, जिसमें कि जो है स्मॉल आर्म्स में जो है लगातार फायरिंग वहां से की जा रही थी और उसका जो है मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया, जैसे कि पहले से देती आई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान इतने सारे तरीके की हरकतों को क्यों अंजाम देता है, क्योंकि भारतीय सेना भी पहले से ही कह चुकी है कि वो अपनी तरफ से सीज फायर वायलेशन नहीं करती है जब तक कि उधर से कोई इस तरीके की हरकत ना हो, और भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जो है लगातार जवाब दे रही है। संदीप, लेकिन क्या ये कवायद इसीलिए कि एक बार फिर फायरिंग दी जाए, बैकअप और घुसपैठ की कोशिश कामयाब हो सके ऐसे में, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है और ठंड है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि इनके ऊपर इतना दबाव इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जितने भी आतंकी है वो कहीं ना कहीं अभी भी लॉन्च पैड के आसपास ही मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर की बात करें, फिर नॉर्थ पीर ऑफ पंजाल और साउथ पीर ऑफ पंजाल लगभग जो है अभी बर्फ से भरा हुआ है, और सिर्फ अगर गुंजाइश अगर कहीं बचती है तो ये साउथ पीर ऑफ पंजाल यानी कि जम्मू पुंछ राजौरी साइड से जो है घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पे भी पूरी तरीके से मुस्तैद है भारतीय सेना, लेकिन ऊपरी इलाका बंद हो चुका है। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और लगातार जो है बर्फबारी में भी जो है सटीक इन्फॉर्मेशन पे जो आतंकियों को मारा भी जा रहा है। ऐसे में दबाव उनके ऊपर इस बात का ये है कि आखिर किस तरीके से लॉन्च पैड पे जो आतंकी मौजूद है उनको जल्द से जल्द अंदर भेजा जाए। शुक्रिया संदीप। और खबर मुंबई से है, जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शादी के बंधन में बंध गए, और ये उसी की तस्वीर जहां उद्धव ठाकरे भी मौजूद, रश्मि ठाकरे भी मौजूद। शादी समारोह में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी परिवार सहित पहुंचे थे। समारोह में फिल्म और राजनीतिक जगत से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। खेल जगत की भी कई बड़े नाम इस शादी समारोह में देखने को मिले। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की शादी मशहूर सर्जन डॉक्टर संजय बुरुडे की बेटी मिताली बुरुडे से हुई है, और इस खास मौके पर कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। न सिर्फ शिवसेना के नेता बल्कि उनके विरोधी विपक्षी दल के भी नेता बड़ी तादाद में मौजूद थे। राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए, तो वहीं आमिर खान भी थे। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने, शरद पवार और उनकी बेटी भी राज ठाकरे के बेटे की शादी के समारोह में पहुंचे। खासतौर पर उद्धव ठाकरे भी इस कार्यक्रम में अपने परिवार सहित पहुंचे, जिन्हें निमंत्रण देने के लिए खुद मातोश्री पहुंचे थे राज ठाकरे। कई जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की शादी, और इसमें बड़ी तादाद में कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। आशा भोसले और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय देशमुख के बेटे अभिनेता रितेश देशमुख भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। राज ठाकरे की शख्सियत भी कुछ इसी तरह से रही है। न सिर्फ अपनी राजनीतिक विधा से जुड़े लोगों के लगातार संपर्क में, बल्कि वो खेल और फिल्म जगत के कई लोगों से भी लगातार संपर्क में रहे हैं। और हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, कौन कौन और खास लोग यहां शिरकत करते नजर आए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि राजनीतिक नेता से लेकर बॉलीवुड के कलाकार और क्रिकेट जगत से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो इस शादी में शामिल हुए। खासकर ठाकरे परिवार की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे ये भी शादी में शामिल हुए, क्योंकि राज ठाकरे के बेटे की शादी थी और उद्धव ठाकरे उनके चाचा हैं। इसीलिए जो भी परिवार की तरफ से
शुक्रिया आशीष। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल और साथ ही कई और जानी मानी हस्तियां अलग अलग विधाओं से जुड़ी राज ठाकरे के बेटे की शादी में शिरकत करते हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। राजौरी में भी भारी बर्फबारी की वजह से थाना मंडी और बुफीज रोड पिछले 7 दिन से बंद हैं, जिसे अब खोलने का काम शुरू हो गया। बर्फ हटाने वाली मशीनें भी रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश में जुटी ताकि इस रोड पर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो। पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से यहाँ के लोगों को भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बर्फबारी के बाद रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश भी नाकाफी साबित हो रही है और इसी वजह से राजौरी में ये रास्ता पिछले 7 दिनों से बंद है। लेकिन अब युद्ध स्तर पर मशीनों को भी लगाया गया है ताकि मंडी और बुफीज का ये रोड साफ किया जा सके। लगातार बर्फबारी के बाद मशीनों के जरिए इस रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश, लेकिन फिर एक बार बर्फबारी पूरी तरह से इस रास्ते को ढक देती है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से डोडा में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इसी वजह से लोगों के जीवन पर भी इसका असर देखा जा रहा है। लोगों को बाहर जाने में भी अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बर्फबारी और तेज हो सकती है। डोडा की तस्वीर जहां रास्ते में ही कई गाड़ियां फंसी हुई है और अब स्थानीय लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल डोडा और आसपास के लोग बर्फबारी का इंतजार करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक फसल के लिए ये बर्फबारी काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही बर्फबारी अब मुश्किलें भी खड़ी कर रही है, ना सिर्फ रास्ते में बल्कि पीने के पानी की दिक्कत भी अब लोगों को पैदा हो रही है। डोडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहां रास्ते में ही कई गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा कुछ और उत्तर भारत के इलाकों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। खासतौर पर कपकोट और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ पड़ रही है और इसी वजह से सभी रास्ते भी बंद हो गए हैं। खास बात तो ये है कि जहां ज़्यादा बर्फबारी हो रही है उस इलाके का आसपास के पूरे इलाके से संपर्क कट गया है। दर्जनों गाँव की बिजली तक कट गई और अब यहाँ लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है। प्रशासन लगातार यहाँ रास्तों को खोलने की कवायद में भी जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्थानीय लोगों का मानना है कि बर्फबारी उनकी फसल के लिए काफ़ी मुफीद है, लेकिन ज़्यादा बर्फबारी अब इन्हें दिक्कत भी दे रही है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं, कई गांवों में बिजली कट गई है, तो कई रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां दर्जनों गांवों की बिजली गुल है क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी के बाद प्रशासनिक अमला भी व्यवस्था को सुचारू करने में नाकाम साबित हो रहा है। लगातार बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हैं, हालांकि मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने की कोशिश भी जारी है, लेकिन कुछ ही दूरी का बर्फ हटने के बाद फिर हो रही बर्फबारी पूरे रास्ते को फिर एक बार ढक लेती है। रास्ते, पेड़ पौधे, मकान, गाड़ियां, सब कुछ बर्फ से ढका नजर आ रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ और ऐसे ही आसपास के इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में लोग इसी बर्फबारी के मौसम में बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटकों के पहुंचने में रास्ते में भी दिक्कत। लेकिन ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी में फंसे एक साधु को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। भारी बर्फबारी की वजह से साधु भविष्य बद्री में अपनी कुटिया में ही फंस गए, जिसे एसडीआरएफ के 9 लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है। 45 साल के स्वामी परसवानंद जी अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो कि बर्फबारी में अपनी कुटिया में ही फंस गए थे।
और खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने बर्फबारी में फंसे साधु को कुटिया से बाहर निकाला और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल आसपास के इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से इसी तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये तस्वीर बेहद अहम जब एसडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद हैं इसी तरह की आपदा से निपटने के लिए। और इसी कड़ी में बर्फबारी में अपनी कुटिया में ही फंसे एक साधु को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाकर निकाला। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कई फीट तक बर्फबारी हुई है और लगातार लोगों की दुश्वारियां अब बढ़ती जा रही है। लेकिन ये तस्वीर एक साधु के रेस्क्यू ऑपरेशन की, और ये वो खास जगह जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है आम लोगों की, लेकिन मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही है। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं और लोगों को अब बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा लोगों के लिए अब पीने के पानी की भी दिक्कत पैदा हो गई है क्योंकि पाइपलाइन के जरिए आने वाला पानी जम चुका है। शिमला में तापमान 0 से नीचे चल रहा है और बीती रात शिमला में मौसम की सबसे ठंडी रात बताई गई है। तो आग वगैरह जला के और इधर उधर ऐसे टाइम पास करके हमें ठंड से निजात लेनी पड़ रही है। बाकी अब देखते हैं कब तक ठंड चली रहेगी ऐसी। अब मौसम दोबारा ख़राब हो गया, शायद कब तक बोल रहे थे कि 1-2 दिन में फिर बारिश बर्फ़ पड़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश के तापमान जो है न्यूनतम उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। आज भी जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें और गिरावट आई है। आज जो किलोंग का टेम्परेचर है वो -17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शिमला का तापमान है वो भी 0 से नीचे चल रहा है। और कुफरी जो कि शिमला के पास टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे जैसे कल टेम्परेचर जो -1 था, आज भी जो वहाँ पे टेम्परेचर है जो वो -1.5 के करीब चल रहा है। उधर योग गुरु रामदेव ने सरकार से किसी सन्यासी को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने साधु संतों के योगदान का हवाला देते हुए किसी साधु को भारत रत्न मिलने की इच्छा जाहिर की। दुर्भाग्य है कि 70 सालों में एक भी सन्यासी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। अगली बार मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम किसी सन्यासी को भी भारत रत्न जरूर दिया जाए। ये भारत रत्न देश की सेवा करने वालों को दिया हुआ सम्मान है। जिनको मिला उनका सम्मान है। बहुत से लोग हैं जिनकी चर्चा होती है, नहीं मिला तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पर बयानबाजी बंद होनी चाहिए और कम से कम भारत रत्न के ऊपर बयानबाजी हो, ऐसी संभावना न कभी थी न होनी चाहिए। ये बयान देश की गरिमा के खिलाफ है। बाबा रामदेव जी भारत रत्न की होड़ में स्वयं थे या नहीं थे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सभी को अवसर मिलना चाहिए, उनकी बात है। लेकिन जो देश के प्रति जिनका योगदान रहा हो और बड़े बड़े लोग रहे हैं, सन्यासी रहे हैं, तो उनके ऊपर भी विचार कभी न कभी तो अवश्य हुआ होगा। लेकिन इसको भारत रत्न जैसे अवार्ड को विवाद से परे रखना चाहिए और उसमें कम से कम टीका टिप्पणी की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो। और बाबा रामदेव जी प्रतीक्षा करें। बाबा रामदेव की पीड़ा हम समझते हैं, सन्यासी को क्यों नहीं मिला कुछ। इसमें सिर्फ एक सवाल उठता है, सन्यासी की परिभाषा क्या है। बहुत से हमारे यहाँ ऐसे लीडरान हुए हैं, स्टेट्समैन जिनको कहते हैं, महाचिंतक, जिनका आधारभूत किरदार सन्यासी का ही था। गेरुआ वस्त्र वो चाहे ना पहनते हो। तो इन सब मसलों पर भी बाबा रामदेव को सोचना चाहिए। उनकी परेशानी क्या है ये भी समझ में आती है। वो रामदेव जी सरकार से अपनी उपेक्षा देख रहे हैं। और दूसरा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस भारत सरकार ने मान्यवर काशीराम जी, जिसको पूरा भारत चाहता है, जिन्होंने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को
और सभी गरीब लोगों को एक राजनीतिक ताकत दी। उनको भारत रत्न न देकर उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया है। आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर हमें गर्व होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। इसके अलावा मन की बात में पीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों को बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। पीएम ने देश में जाति के आधार पर होने वाली राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि जात पात के नाम पर देश में बंटवारा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने भी इसका विरोध किया था। भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है, और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे देश में ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उसे मतदान करने का अवसर मिले। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत संतों की भूमि है। हमारे संतों ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से सद्भाव, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दिया है। ऐसे ही एक संत थे संत रविदास। 19 फरवरी को रविदास जयंती है। संत रविदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रियंका गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। दरअसल प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद जहां पार्टी ने महासचिव पद की जिम्मेदारी उन्हें दी, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान भी प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपी गई। और गोरखपुर से प्रियंका गांधी को लोकसभा उम्मीदवार बनाने की मांग भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने जगह जगह पोस्टर लगाए। पोस्टर में प्रियंका को अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झांसी की रानी के रूप में भी दिखाया गया है। जिस तरीके से झांसी की रानी ने अंग्रेजों से मुंह तोड़ लोहा लिया था, उनको भगाया था, अंग्रेजों से लोहा लेके इस देश की आज़ादी में, जंगे आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया था। हम लोग आज बहन प्रियंका जी को उसी के रूप में दर्शा रहे हैं। और दूसरा एक पोस्टर है जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर से बहन प्रियंका गांधी जी को सांसद का चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली में आज ढोल आंदोलन किया है, जिसमें केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ का नारा दिया गया। साथ ही साथ यहां टोपी और बैच भी बांटे गए, जिस पर लिखा था केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ। कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने ढोल बजाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर तंज कसा। वहीं इस मौके पर विजय गोयल ने कहा 2014 में भी बीजेपी ने विकास के मुद्दे की बात की थी और चुनाव जीता, और इस बार भी जात पात से ऊपर उठकर चुनाव में वोट जाना चाहिए। इस वक्त मैं विजय गोयल के रेजिडेंस में मौजूद हूँ, जहां अगर आप देखें तो ढोल आंदोलन चलाया जा रहा है। इस ढोल आंदोलन के जरिए केजरीवाल की पोल खोली जा रही है। इस आंदोलन में अलग तरह की टोपियां और बैचेस भी बांटे जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मौजूद सारे कार्यकर्ता इसी तरह की टोपी लगाए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है केजरीवाल भगाओ और दिल्ली बचाओ। यानी कि अगर दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को भगाइए। विजय गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर है, वो इसका लीडरशिप कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज
अध्यक्ष मनोज तिवारी इस वक्त मेरे साथ है। सर, सबसे पहले तो यही सवाल कि ढोल बजाकर आप किस तरह की पोल खोल रहे हैं? हम बजा रहे हैं ढोल और हम खोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के झूठ और साजिश का पोल। किस तरह से पोल खोल रहे हैं? जैसे कि आपने स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक पर भी काफी कुछ तंज कसे हैं, तो किस तरह से आप इस चीज को विरोध? अब देखिए ना, मोहल्ला क्लिनिक में घोड़े गधे मिल रहे हैं, स्मैकिए मिल रहे हैं। हमारे विधायकगण जब जा रहे हैं रियलिटी चेक करने तो वो भी दिखाई दे रही है। अब मोहल्ला क्लिनिक तो हो हल्ला क्लिनिक हो चुका है, कोई नया स्कूल नहीं खुला। हमारे यहाँ बच्चे फेल हो रहे हैं 10th में, और 10th में फिर भी जो फेल हुए हैं 20% फेल की संख्या जा चुकी है। वो भी तब जबकि 9th क्लास में 5.5 लाख बच्चों को RTI में रिपोर्ट आई है कि उनको पहले ही फेल कर दिया कि 10th में बैठे नहीं। तो हम ऐसी स्थिति में एजुकेशन की बात करते थे, एजुकेशन भी फेल, ट्रांसपोर्ट भी फेल, अस्पताल भी फेल, यहाँ की PWD के सड़कों की व्यवस्था फेल। तो ऐसी स्थिति में हम बजाएंगे ढोल और खोलेंगे अरविंद केजरीवाल की पोल। सर, जैसा कि आपने कहा था कि जो शीला सर ने भी कहा था कि विजय गोयल जी ने कहा था कि शीला दीक्षित का पल्लू पकड़ के केजरीवाल पीछे पीछे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन से क्या बीजेपी में भय पैदा हो रहा है? नहीं, बीजेपी तो भय न दिखाती है न भय खाती है। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना हमने लागू कर दिया। एक परिवार को अगर साल भर में, एक परिवार में 10 आदमी में 5 आदमी में कोई बीमार पड़े, उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोक दिया। हमने कहा सवर्ण आरक्षण दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोक दिया। तो डर तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लोग रहे हैं, मोदी जी के कार्यों से डर रहे हैं और इस बड़े डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम बजाएंगे ढोल और खोलेंगे इनकी पोल। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बनी शीला दीक्षित ने राजधानी में आज एक रैली की है। इस रैली के दौरान किसी आदमी ने शीला के चेहरे पर फूल मारा तो वो गुस्से में आई और उन्हें आखिरकार रोका। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची थी शीला दीक्षित और तभी किसी ने फूल फेंककर उन्हें मार दिया। दरअसल स्वागत करने की कोशिश ये दिखाई दे रही थी कार्यकर्ताओं को। अंजलि गुप्ता हमारी सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। अंजलि, शीला दीक्षित कुछ नाराज भी नजर आई, लेकिन क्या वजह थी इसकी? वजह तो ये बताई जा रही है कि शीला दीक्षित जब मंच पे जैसे ही आई तो उनका स्वागत किया जा रहा था, लोग फूल फेंक रहे थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे पे जो कार्यकर्ता ने फूल मारा तो उससे उनके मन में थोड़ी सी नाराजगी आ गई थी कि उनको वो शायद ये चीज उनको अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज नजर आ रही थी। साथ ही ये रैली जो हो रही थी उनकी, शीला दीक्षित जी इसको लीडरशिप कर रही थी। जैसे ही वो मंच पे आई, हालांकि प्रोग्राम शुरू होने के कुछ टाइम बाद वो वहाँ आई थी मंच पे, लेकिन स्वागत जब किया जा रहा था काफी कार्यकर्ता उनके थे जो फूलों से स्वागत कर रहे थे, लेकिन जब ये फूल मारा गया तो उनको शायद इस चीज से थोड़ी सी नाराजगी उनके मन में आ गई थी।